of you are joining, no? Now 10, 20, okay. Line integral. Today's topic is line integral. Okay. So, it is clear ना? दिख रहा है ना अच्छे से लाइन इंटीग्रल लिखा है? Hello. Yes, sir. Okay. Now, first unit, actually first unit contains near about 2 unit. Okay. This is lengthy unit, na? So, just next part I will start now. But curved linear coordinate means what? Particular type of curved linear coordinate, cylindrical coordinate and spherical polar coordinate. That's why I will discuss about line integral, vector line integral, scalar line integral, and 3 theorems are there. Here proof of the theorem is not required, only verification of theorem, and using theorem we have to find value of surface integral, volume integral, and line integral, etc. Okay. So here first today I will discuss about line integral. लाइन इंटीग्रल का डिस्कस करना है अभी, है ना? और इंटीग्रेशन ही है, वही वेक्टर फील्ड में है, भी इंटीग्रेशन बताया था, है ना? तो लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना है. सरफेस इंटीग्रल मीन्स डबल इंटीग्रल होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल मीन्स ट्रिपल इंटीग्रल होता है, बट वेक्टर कॉन्सेप्ट इज रिकॉर्ड हियर. ओके, वेक्टर कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड होगा यहाँ पर, है ना? कुछ लोगों का ना आवाज आए तो थोड़ा सा माइक ऑफ रखना है एट द टाइम ऑफ व्हेनेवर वी विल डिस्कस, देन यू कैन ऑन. ओके, सो लाइन इंटीग्रल वेक्टर फील्ड, यू नो लास्ट ईयर पिछले सेमेस्टर में वेक्टर के बारे में पढ़े होंगे, वेक्टर के बारे में. ओके, कर्ल, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, gradient of scalar point function, etc. Now here just we have to use vector notation. Okay, vector notation, you know, vector notation means vector point function. Vector point function means in a space when we consider Cartesian rectangular coordinate, that is x, y, z, so one point is denoted by what? Notation is very important. So just see, suppose in a space there is a point x, y, z. Only notation discuss करना है, यहाँ थ्योरम को प्रूव नहीं करना है, only थ्योरम यूज करके ना कुछ वैल्यू निकालना है. और इंटीग्रल का डेफिनेशन सिंपल है. ओके, जस्ट वी हैव टू रिमेंबर कौन सा लाइन इंटीग्रल, कौन सा वॉल्यूम इंटीग्रल है, कौन सा सरफेस इंटीग्रल है, कर्ल क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, ये सब जो फर्स्ट सेमेस्टर का था वही सब यूज होना है, और इंटीग्रेशन करना है मेनली. ओके, इन स्पेस देयर इज अ पॉइंट, इन स्पेस वी कैन टेक ए पॉइंट, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लाइक दिस पॉइंट. नाउ इन ए स्पेस इफ वी टेक ए सॉलिड रीजन और वी कैन टेक ए प्लेन रीजन इन ए प्लेन इन 3D स्पेस. 3D स्पेस में ढेर सारे प्लेन होते हैं, इनफाइनाइट प्लेन्स आर देयर. एक्स वाई प्लेन होता है, जैसे z=0 प्लेन होता है, एटसेट्रा. इंक्लाइनेशन वाला प्लेन भी होता है और पैरेलल प्लेन भी होता है. प्लेन पे कोई रीजन लेना है, दैट मींस वन वेरिएबल की वैल्यू 0 होगा, जैसे z=0 तो एक्स वाई प्लेन होता है. सिमिलरली कोई सी भी प्लेन हो सकता है. ओके, सो प्लेन में जो रीजन होता है, प्लेन रीजन. ओके, तो प्लेन रीजन में अगर कोई पॉइंट ले तो 2D पॉइंट होता है, और स्पेस में कोई पॉइंट ले तो इस टाइप का होता है. सो इन ए सॉलिड रीजन और इन ए प्लेन रीजन देयर मे बी कॉरेस्पॉन्ड टू ईच पॉइंट ऑफ दैट रीजन देयर मे एग्जिस्ट वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी. जैसे भी सिचुएशन होगा वेक्टर क्वांटिटी एग्जिस्ट कर सकता है एंड स्केलर क्वांटिटी एग्जिस्ट कर सकता है. सो स्केलर पॉइंट फंक्शन जनरली वी आर यूजिंग नोटेशन. स्केलर पॉइंट फंक्शन ये सब फर्स्ट सेमेस्टर की चीजें है ना. सो जस्ट नोटेशन, स्केलर पॉइंट फंक्शन को फाई से डिनोट करते थे, एफ एक्स वाई जेड, या तो फाई ऐसा भी लिखते थे, ये फाई पॉइंट, पी इज ए पॉइंट इन स्पेस, देयर इज ए पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड. सो उस पॉइंट पे, और कोई रीजन है, रीजन के अंदर इनफाइनाइटली पॉइंट है, किसी एक पॉइंट पे फंक्शन, एक फंक्शन का एग्जिस्टेंस होगा,
स्केलर पॉइंट फंक्शन है, जैसे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो टेम्परेचर होगा, अगर होगा तो मे बी टेम्परेचर मे बी डिनोटेड बाय दिस स्केलर पॉइंट फंक्शन, मीन्स इसकी वैल्यू होगा स्केलर। और वेक्टर भी हो सकता है, जैसे वेलोसिटी, फोर्स किसी पॉइंट पे कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट of a region. If there is exist vector quantity, then we know we denote like this: vector of x y z. Means x y z what? At that point, vector quantity having some value. So this is fp. Also write, you can write like this: vector quantity of p. Also you can write vector quantity r. Also you can write vector quantity r. What means this? P is point xyz. Cartesian coordinate of P xyz. So you can write like this point function. This is what in vector notation position vector of a point. Suppose there is a point and origin is there in plane point xy, then position vector r is denoted by what? R equals to क्या होता है? xi plus yj. ये वेक्टर नोटेशन होता है, यू नो क्यों वेक्टर नोटेशन सबको पता है ना? हेलो एनीवन? सपोज कोई प्लेन ले लिए, प्लेन में ले लिए कोई पॉइंट है पी एक्स वाई, ये ओरिजिन है, तो ये जो वेक्टर होता है ये क्या होता है? आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे। 2D प्लेन में है, 3D प्लेन में लेंगे तो क्या होगा? हर एक पॉइंट के लिए जैसे कैपिटल आर यहाँ लिखा हूँ, पर पॉइंट फंक्शन पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर आर स्मॉल आर कैपिटल आर कोई दोनों लिख सकते हैं। सो आर इक्वल्स टू व्हाट? xi plus yj plus zk, where x y z this coordinate scalar component and ij के ये यूनिट वेक्टर है along x axis y axis z axis। सो ये जब कंबाइन होता है तो वेक्टर कंपोनेंट होता है, और दोनों को प्लस करते हैं तो ये बनता है। स्मॉल आर लिखो या कैपिटल आर लिखो, these are the notation for a point. If corresponding to each point we have vector quantity, then we can define a vector point function. That is vector point function is denoted by like this. If a scalar point function is a scalar, its value will be a scalar, its value will be vector. Vector means direction and magnitude both. So ये vector होता है तो इसमें direction I J K इसी से direction आता है। So ये vector, these notation are useful for solving. Now, if in a region corresponding to a point, coordinate are what? X, Y, Z. And this xyz depends on a parameter. That means the value of x is also a function of t, value of y is also a function of t, and value of z is also a function of t. t के फॉर्म में है, सबकी वैल्यू दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट दिया है t 2t t स्क्वायर, दिस इज आल्सो ट्रिपलेट है, t है 2t है 3t है, मींस x की वैल्यू t है, y की वैल्यू 2t और z की वैल्यू t स्क्वायर। दिस इज आल्सो व्हाट? Point. Corresponding to this point, maybe vector point function exists, maybe scalar point function exists. For example, T temperature. At this temperature, coordinate of point is this. So completely, whenever we use x, y, z in a function, the total function is converted to single parameter in terms of single parameter, and there will be I, J, K if vector point function. If not vector point function, then only t. So for solving integral, generally we are using parametric form, because here just we will see in a line integral. Okay, now these are the notation fp, this type of notation may be used. Okay, now line integral means what? Just we are discussing about single integral, double integral, triple integral. Line integral means just single integral, we can see, but not here x, y, z all are involved. Just like single integral a to b fx dx, जो हम लोग ये a to b fx dx पढ़ते हैं ना, इसमें क्या होता है? x का लिमिट है a से b एक लाइन में, here a b, the value of x lies in this part. यह सिंगल वेरिएबल का फंक्शन होता है, तो सिंगल वेरिएबल कैन वेरी फ्रॉम a to b,
एक लाइन पे होता है। ओके, लाइन इंटीग्रल मीन्स दिस इज लाइन, स्ट्रेट लाइन। नाउ in a space, if we take any curve, in a space if we take any curve, a space curve is different from plane curve. Plane curve is lie on a plane, single plane means 2D plane, one variable will be constant. So plane में भी कर्व हो सकता है, स्पेस में भी कर्व हो सकता है. So if we are having a curve in a space starting from here to here, suppose curve means what? Collection of points are there. These points having coordinates x, y, z, and at the different position the value of x, y, z are different. Okay, this type. Now suppose in a space we are trying to find integration from A to B of this curve. Maybe curve length is infinite length, but from A to B we are trying to integrate a function from here to here. So definition बिल्कुल सेम टाइप का रहता है, जैसे हम लोग यहाँ करते थे ना वैसे definition होता है. Okay, so here just we are taking, because if we have vector quantity, then one vector quantity and another vector quantity can be multiplied by either dot product or cross product. So suppose in a curve corresponding to each point there exists a vector. समझ में आ रहा है ना? ये कोई कर्व ले लिया स्पेस में, कर्व में हर एक जगह पे पॉइंट है, पॉइंट के कॉरस्पॉन्ड में एक वेक्टर क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रहा है. कर्व लिया, कर्व में हर जगह पॉइंट है, कॉरस्पॉन्डिंग टू ए पॉइंट देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर क्वांटिटी, सपोज एफ. वो जो पॉइंट है यहाँ पर, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड जनरली, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर. So we can write vector like this. This is vector quantity. If a vector quantity exists to corresponding to each point of the curve, okay, then we have to define ये इंटीग्रल. जस्ट लाइक यहाँ क्या करते थे, यहाँ भी वही करते थे. कैसे डिफाइन करते थे? फंक्शन की वैल्यू आई जनरल रेक्टेंगुलर पार्ट में, और क्या लेते थे इसमें? डेल्टा एक्स आई लेते थे, इसका सम करते थे. सेम प्रोसेस यहाँ पर है. फंक्शन लेंगे और यहाँ पर भी एक जनरल पार्ट लेंगे, यहाँ पर भी एक जनरल पार्ट लेंगे. उस जनरल पार्ट के अंदर का जो पॉइंट है उस पॉइंट पे इसकी वैल्यू लेना है. ओके, उस पे वैल्यू लेना है और इनटू करना है यहां भी एक जनरल पार्ट का लेंथ, जिसका नाम देना है डेल्टा. और ये इनटू, बिकॉज दीज आर वेक्टर क्वांटिटी, सो हियर वी कैन यूज डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, बोथ कैन बी यूज. सो डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद जो वैल्यू मिलता है इसका सम लेते हैं. यहां पर इसका सम लेते हैं, सिंपल इनटू. यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लेके सम करना है और हर एक पार्ट को n नंबर ऑफ पार्ट्स, देन लिमिट ले लेना है कि n टेंडिंग टू इंफिनिटी. दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल. सेम टाइप का प्रोसेस है. टेक कर्व इन स्पेस. सो यहाँ का डिफिनेशन बिल्कुल सिंपल है जो लाइन इंटीग्रल होता है. एंड लाइन इंटीग्रल, वी से लाइन इंटीग्रल बिकॉज integration along this curve. Curve may be in space. Okay, space में curve होना. So suppose this is a curve. This is point A to B. To B here. Just we divide this curve in n parts. Length this is equals to P0, P1, P2, and so on. Here P ith part. Here P
ith part and so on, I plus 1 up to this is Pn. This is Pn minus 1. This is the curve. This curve is divided in n parts by using P0, P1, P2, P3, Pn. Okay, n part में डिवाइड हो. इसमें से भी डिफाइन कैसे करना है? ith part. This is the general part. In this general part, if there is a point whose position vector is Ri, here we take a general point, there is position vector is Ri, then value of the function at this point dot product of delta r. Here delta r is equals to delta r I minus 1. This is u. Suppose ui. This is ui. Delta ui. Okay. Delta r. Delta. For giving notation, you can use delta r. Ui is the point. This delta I. This difference is what? Delta r I minus. What is the notation? Delta. सर उसमें डेल्टा नहीं आएगा. एक मिनट रुको. Delta r I minus r I. Yes. Okay. Not del. Okay. Right. r I minus 1. Okay. You can use here ui. Okay. Ui dot delta r I. This is the summation. I equals to 1 to n. And now we take limit n tending to infinity like this. Okay, it is very clear. कोई बात नहीं, ऐसा है. ये जो जनरल पार्ट बनाते थे ना पहले भी रेक्टेंगल, वही दिस इज जनरल पार्ट. काउंट कर रहे हैं 0, 1, 2, 3, I minus 1, I plus 1, I up to n. काउंट कर रहे हैं. जनरल पार्ट लिया, उसका नोटेशन सेट कर रहे थे. नोटेशन सेट व्हाट? ये जो जनरल पार्ट है, इनके बीच में जो पॉइंट यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर है यहाँ ui. सो एट दैट पॉइंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन यू कैन राइट f ui. एंड यहाँ पर जो डॉट कर रहे हैं इसका लेंथ, इसका पोजीशन वेक्टर ri minus 1. Its position vector, take its position vector r1, it's r2, so it's ri minus 1, this is ri and so वेक्टर को पढ़े ना. वेक्टर कैसे होता है? ये पॉइंट ऐसा ये पॉइंट होता है, जैसे ये है, बी है, ये वो है. सो वेक्टर नोटेशन सम आता है ना. वेक्टर नोटेशन का समेशन कैसे करते हैं? ये लिया, ये एडिशन रूल. सो ये लेंथ निकालना है, ये लेंथ, इस लेंथ को फाइंड करना है इसी डायरेक्शन में अगर फाइंड करना है उस डायरेक्शन में. सो डायरेक्शन मेजर करना है तो एक से दूसरे को माइनस करना वही है, उसी से आता है. वेक्टर एडिशन के रूल से आता है. ये यहाँ से जो कनेक्टिविटी आएगी ना, ये पॉइंट का जो कनेक्टिविटी आएगी, सो ये जो लेंथ होगा, दिस लेंथ इस टाइप का, ये जो लेंथ है, ये लेंथ है डेल्टा आर. और एक ये ri minus 1, ये ri. सो यहां से ये वाला फॉर्मूला आता है. सो डेल्टा ri इक्वल्स टू ri minus 1. ओके. सो ये आया इस डिस्टेंस को ना, ये जो डिस्टेंस हुआ, यहाँ का जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है डेल्टा x, और यहाँ पर जो वैल्यू है फंक्शन का f ui, इनका जो प्रोडक्ट होगा, बिकॉज वेक्टर है, दे आर वेक्टर,
ओके, वेक्टर क्वांटिटी है। सो इसका समेशन प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं या तो क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं। क्रॉस मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट लिया और इस पार्ट के लिए लिया, अब सभी पार्ट के लिए लेना है तो सम कर दिया, फ्रॉम i इक्वल टू 1 to n, और इसमें लिमिट लिया। दिस इज नोन एज लाइन इंटीग्रल एंड डिनोटेड बाय c if this curve is in c is curve। and you can also write, दूसरे बुक में ऐसे भी लिखा है a to b along the curve के स्टार्ट से लेकर लास्ट, either you can write like this or like this। c means curve, okay, along this line, and generally we are using this notation, integral c, and here f dot dr, ये फाइनल नोटेशन होना है। दिस इज लाइन इंटीग्रल, also called, it is called tangential line integral। और simply line integral। टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल और सिंपली लाइन इंटीग्रल, बिकॉज ये जो पॉइंट होता है टेंजेंट के डायरेक्शन में ही वेक्टर की डायरेक्शन रहता है, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल, और वी कैन से ओनली सिंपली लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। सो एफ डॉट डी आर, यहां पर ये यू आई नहीं लिखा हूं, एफ लिखा हूं, मीन्स वेक्टर पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन इज देयर, वेक्टर लिया मीन्स पॉइंट फंक्शन। So this is vector function, dot product, you know dot product or dr is small length is this, तो ये लाइन इंटीग्रल है। now we have to find the value of this line integral। इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करना है from a to b, मे बी कर्व एज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व जो है ना स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, और हाफ सर्कुलर भी हो सकता है, हाफ कर्वेचर हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, मिक्सिंग ऑफ लाइंस, ट्रायंगुलर पार्ट हो सकता है, रेक्टेंगुलर पार्ट हो सकता है, हाफ पोर्शन सर्कल, हाफ पोर्शन लाइन, हाफ पोर्शन रेक्टेंगल में भी मिक्सिंग पार्ट भी हो सकता है। सो सी किस टाइप का है उसी के बेस पे ये सॉल्व करना है। सी कर्व, सी मीन्स कर्व, कर्व फ्रॉम वेयर टू वेयर, वो देखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ पर जाना है। ओके, अब सी का जो इक्वेशन है 3D में लेंगे, अगर लाइन लिया तो लाइन का इक्वेशन होता है, कर्व लिया, कर्व मीन्स कर्व का इक्वेशन कैसे होगा, दो सरफेस का कटिंग, जैसे दो प्लेन का कटिंग क्या होता है, दो प्लेन का इंटरसेक्शन लाइन होता है, टू सरफेसेस आर इंटरसेक्टेड एंड ये कर्व, सो कर्व बनेगा। सो कर्व का इक्वेशन किस टाइप से दिया हुआ है और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रल करना है, दिस दैट ऑल द मैटर्स विल गिवन इन क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कर्व क्या है, उस कर्व के अलोंग इस फंक्शन का लाइन इंटीग्रल। सो दिस इज व्हाट लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन f इज डिनोटेड बाय दिस, दिस समेशन इज दिस। ओरिजिनल डेफिनेशन ये, इस प्रोडक्ट का समेशन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो दिस लिमिट इज नोन एज लाइन इंटीग्रल। ओके, नाउ सपोज दिस कर्व इज क्लोज्ड कर्व, जैसे ये कर्व ये स्टार्ट यहां से होता है यहां पर जाता है, सो क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व कैसे होता है, सर्कल लिया इस डायरेक्शन में, बिकॉज देयर विल बी डायरेक्शन, ये जो कर्व है इसमें डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन ए टू बी डायरेक्शन, सो ये सर्कल है तो इस डायरेक्शन में, और सपोज रेक्टेंगल है, सो दिस इज डायरेक्शन, डायरेक्शन शुड बी रिमेंबर ऑलवेज डायरेक्शन, मे बी ट्रायंगल, क्लोज्ड कर्व, 3 line included with x axis y axis, this line o a b c, so direction, this is circle c, this direction should be follow। ओके, उस डायरेक्शन के बेस पे इसका लिमिट निकलेगा और फिर सॉल्व होगा।
वेक्टर पॉइंट फंक्शन में बी गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो सकता है। वेक्टर वेक्टर को कैसे लिखते हैं? कंपोनेंट फॉर्म में आई जे के मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। सो अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया है तो भी उसको कन्वर्ट करके फिर इस इंटीग्रल को सॉल्व करना। नाउ आवर टारगेट इज व्हाट? सॉल्विंग दिस इंटीग्रल। ये लाइन इंटीग्रल होता है। इसमें क्या होता है? यहाँ पर एक वेक्टर होता है और एक डी आर होता है। डी आर को अभी डी आर का नोटेशन अभी बताएंगे। ओके, सो इंटीग्रल को सॉल्व करना मेन थिंग। क्लियर? अगर हम इस डॉट की जगह क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, क्या ले लें? क्रॉस प्रोडक्ट एफ क्रॉस डी आर, बिकॉज दिस इज वेक्टर। देखो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, दिस इज आल्सो लाइन इंटीग्रल, इट्स वैल्यू विल बी वेक्टर बिकॉज दिस इज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी एफ डॉट डी आर, दिस इज स्केलर वैल्यू, स्केलर लाइन इंटीग्रल। अगर यहां पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट किया, वेक्टर प्रोडक्ट किया और फिर इंटीग्रेट किया, तो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। और दिस इज वेक्टर लाइन इंटीग्रल, दिस इज स्केलर लाइन इंटीग्रल। और यहां पर अगर एक स्केलर पॉइंट फंक्शन लिया, सपोज स्केलर पॉइंट फंक्शन भी होता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन इनटू डीआर लिया, इनटू डीआर, बिकॉज दिस इज वेक्टर, दिस इज स्केलर, सो वी कैन राइट लाइक दिस, स्केलर इनटू डीआर। ये इंटीग्रल लिया, दिस इज आल्सो वेक्टर, its value will be also vector because this is scalar, this is dr, so we will get vector quantity, so this will be also a line integral। ये भी लाइन इंटीग्रल है, ये भी लाइन इंटीग्रल है, ये भी लाइन इंटीग्रल है। ये डॉट प्रोडक्ट से बना है, ये क्रॉस प्रोडक्ट से बना है। यहाँ पर एक स्केलर पॉइंट लिया 5xyz, xyz का फंक्शन है। स्केलर फंक्शन कैन बी मल्टीप्लाइड टू ए वेक्टर, सो ये वो भी, इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। दिस इज आल्सो लाइन इंटीग्रल, बट मोस्ट यूजफुल लाइन इंटीग्रल इज दिस। ओके, ये वाला करना है हमेशा, एफ डॉट डी आर। सो दीज आर द स्केलर लाइन इंटीग्रल एंड वेक्टर लाइन इंटीग्रल। ओके, नाउ आवर टारगेट इज व्हाट? फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालना है, कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, सो हियर डी आर, यू नो, the general point if p x y z and its position vector is r, so we can write its value as what? अगर position vector हम क्या ले ले? r ले ले, जैसे p पॉइंट है x y z, ओके, दिस इज ओरिजिन इन स्पेस, और इसका पोजीशन वेक्टर हमने r लिया, सो r इक्वल्स टू व्हाट? x i y j z k। क्यों? यही होता है ना, अगर कोई p पॉइंट है, x y z है, ओरिजिन ये है, ये पोजीशन वेक्टर है, सो r इक्वल्स टू दिस। क्लियर है कि नहीं? r की वैल्यू ये होता है ना, ऑलवेज हम लोग यूज करते हैं 3D में। यस सर। 2D में लोगों तो क्या होगा? कोई दो आएगा, x y आएगा या y z आएगा या x z आएगा, जिस प्लेन में होगा, जिस प्लेन एक की वैल्यू नहीं रहता है 2D में, और ये 3D में दिस r इक्वल्स टू दिस। नाउ यू कैन राइट डिफरेंशिएशन dr, अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों तरफ। हियर सी, ये जो वैल्यू है इसका स्केलर कंपोनेंट ये है, स्केलर कंपोनेंट ये है, स्केलर कंपोनेंट ये है। सो वेक्टर डिफरेंशिएशन में भी होता है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है, मींस क्या होना है? dx आएगा, x का डिफरेंशिएशन dx i प्लस dy j प्लस dz k। जनरली ऐसे लिखते हैं dx i प्लस idx, बिकॉज नोटेशन लिखने के लिए ना, idx प्लस z dy प्लस ये dz, ये dr की वैल्यू स्टैंडर्ड है, ऑलवेज यही रहता है dr की वैल्यू। ओके, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड दिस लाइन इंटीग्रल f डॉट dr। नाउ इट्स वैल्यू विल बी व्हाट? इसका वैल्यू क्या होने वाला है ये देखना है ना। इसका लाइन इंटीग्रल वैल्यू निकालेंगे तो क्या होना है? इंटीग्रल c, f की वैल्यू लिखना है, dr की वैल्यू तो वो है, वेक्टर है, और f, यू नो, f की वैल्यू किस फॉर्म में दिया हो सकता है? f वेक्टर f आल्सो हैविंग स्केलर कंपोनेंट
Scalar component, suppose f1 I, f2 j, f3 k. These f1, f2, f3, these are the scalar component for this vector function. So scalar component means function of xyz, means f1 xyz, ये xyz का function है I. Similarly f2, this is also xyz, function of xyz, j plus function of xyz, all are xy function of this. इस टाइप का है स्केलर कंपोनेंट. स्केलर कंपोनेंट ये सब है f1, f2, f3, they all are function of xyz. So vector may be given like this, means xyz का function. For example 2xi plus yj z square minus x k f equals to this is particular function. इस टाइप का फंक्शन होता है, मतलब ये कंपोनेंट x का फंक्शन, y का xyz का फंक्शन, xyz का फंक्शन मे बी. सो वेक्टर फंक्शन इस टाइप से, दिस इज द कंपोनेंट फॉर्म. ओके, अगर ये कंपोनेंट फॉर्म है तो यहाँ पर क्या है f की वैल्यू, सपोज जनरल फॉर्मेट यूज कर रहे हैं f1, f2, f3 कंपोनेंट, दे आर फंक्शन ऑफ xyz. सो यहाँ लिखना है f1 i, f2 j, f3 k डॉट dr की वैल्यू I dx प्लस j dy प्लस k dz. ये हो गई इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू. नाउ डू द डॉट प्रोडक्ट. चलो डॉट प्रोडक्ट करने से क्या क्या लिखना पड़ेगा यहां पर बताओ, टेल मी. इफ वी डू इट्स डॉट प्रोडक्ट, सो देयर विल बी व्हाट, क्या होना है यहां पर डॉट प्रोडक्ट पता है ना. हेलो सर, स्केलर प्रोडक्ट. हाँ स्केलर प्रोडक्ट, वही तो करने से क्या होना है, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करो ना. क्या होगा, आई का कोएफिशिएंट f1 dx, इसका मल्टीप्लिकेशन होके एडिशन हो जाएगा. हाँ वही है ना, f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz. यही होना है ना, यही होना है कि नहीं. अब ये जो f1 है, f2 है, f3 है, इसकी जो वैल्यू जो भी गिवन हो, जैसे इस फंक्शन को ले तो f1 की वैल्यू क्या होगा 2x, f2 की वैल्यू क्या होगा y, f3 की वैल्यू ये होगा. इस वैल्यू को यहाँ रख देना है, देन इंटीग्रल बन गया. देखो यहाँ dx भी लिखा है, dy भी लिखा है, dz भी लिखा है. इस ये जो इंटीग्रेशन है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और उसको सॉल्व करना है. बट अलग अलग है, x भी है, y भी है, z भी है. सो z के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, बट यहां पर दोनों रहेगा, ये तीनों रह सकते हैं x y z. सो जनरली फॉर सॉल्विंग लाइन इंटीग्रल वी यूज पैरामेट्रिक फॉर्म. अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे ना तो सब dx dy dz ना सब सिंगल में आ जाएगा, t में आ जाएगा पूरा. और बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ द कर्व, ये जो इस कर्व का इक्वेशन होता है ना, उस कर्व की इक्वेशन से अगर सभी वैल्यू x में कन्वर्ट करो, आइदर x में कन्वर्ट करना है या y में कन्वर्ट करना है या z में कन्वर्ट, सिंगल में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है, तो ये लाइन इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा. और सिंगल में सॉल्व करने का मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म ले लेते हैं. अगर पैरामेट्रिक फॉर्म लोगे, x की वैल्यू भी t के फॉर्म में होना है, y की वैल्यू भी t के फॉर्म में होना है, z की वैल्यू भी t के फॉर्म में होना है. सो कंप्लीटली t के फॉर्म में आ जाएगा. पैरामेट्रिक इक्वेशन किसके लिए होना है, कर्व पर, बिकॉज कर्व इक्वेशन ऑफ कर्व हैविंग रिलेशन बिटवीन x y एंड z, उस रिलेशन से ही वैल्यू यहां रखना है, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू. बट ये तीनों डिफरेंट है, सिंगल में करना है. इधर सबकी वैल्यू x में कर दो, सबकी वैल्यू y में कर दो, सबकी वैल्यू z में कर दो और z का लिमिट लगा दो, सॉल्व कर दो, हो गया सिंगल इंटीग्रेशन. और पैरामीट्रिक इक्वेशन पता है तो x और z की जो भी पैरामीटर के फॉर्म में वैल्यू है सब रख देंगे तो फिर t में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा सॉल्व हो जाएगा. जनरली वी आर यूजिंग पैरामीट्रिक फॉर्म. ओके, सो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने का ये टेक्निक है. इफ कर्व इज क्लोज्ड देन नोटेशन इज दिस, you have to use notation like this. The line integral along the closed curve C, this represent curve is closed, okay, and f dot dr, this is notation, this is line integral.
लाइन इंटीग्रल अलोंग द क्लोज्ड कर्व सी, दिस लाइन इंटीग्रल। अगर ओपन कर्व है तो ऐसा लिख सकते हैं, क्लोज कर्व है तो ऐसा लिखते हैं, जनरली वैसा लिखते हैं। ओके, नाउ द यूज ऑफ लाइन इंटीग्रल, फर्स्ट ऑफ ऑल circulation we can find. This line integral denotes represents circulation if vector point function is velocity. अगर velocity represent करता है v, ये जो function है, if it represent velocity then circulation means v, ये जो वेक्टर फंक्शन है वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट है। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, जो फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा हो कौन, f. If f represents velocity of a fluid particle, then we can write in place of f, suppose velocity function, या f भी लिख सकते हैं, velocity function v dot dr along a closed curve c, then it represents circulation. Of, अगर f मैंने भी लिख दिया, वेलोसिटी बोला इसलिए f भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। if f represent velocity, then this will give what, circulation of f. अगर closed curve के along circulation provide करेगा, ठीक है। Suppose in a 3D region along every closed curve the value of this line integral is 0 always, circulation vanish, then we can say that the field is irrotational, because ये irrotational field circulation इससे बहुत यूज होता है applied में। So circulation means line integral along the closed curve. If every circulation along every closed curve in a vector field where vector is representing velocity, then we can say vector field is irrotational field. अगर ये सर्कुलेशन क्या हो, जीरो, सर्कुलेशन अगर जीरो है तो क्या बोलते हैं, इरोटेशनल बोलते हैं, इरोटेशनल। कभी कभी अगर प्रूव करने बोले कि इरोटेशनल, वेक्टर फील्ड इज इरोटेशनल, दैट मीन्स अगर ये प्रूव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लाइन इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, जीरो दिखाना पड़ेगा, बिकॉज लाइन इंटीग्रल गिव्स सर्कुलेशन। अगर सर्कुलेशन जीरो हो जाए अलोंग एनी क्लोज्ड कर्व इन ए रीजन, then vector field is called irrotational. पहला एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन क्या होता है इसी का, सेकंड एप्लीकेशन, सपोज अगर कर्व क्लोज्ड ना होके ओपन रहे, कर्व क्लोज ना रहे कि क्या रहे, ओपन। सो यहां से लेकर यहां तक गए ये, अब क्या हो रहा है, इन ए 3D स्पेस सपोज ये पार्टिकल इज देयर एंड इस पार्टिकल में फोर्स लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, और इस पार्टिकल को यहां पर आना है, तो ये जो फोर्स लगा हुआ है और उसको जो वहां पर ले जाएगा, इसमें जो वर्क डन हुआ है वो वर्क डन निकालने के लिए भी ये यूज होता है। क्लियर, वर्क डन के लिए भी लाइन इंटीग्रल यूज होता है। वर्क डन बाई फोर्स, अगर ये फोर्स है किसी पार्टिकल के ऊपर और किसी की डायरेक्शन में पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो dr डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन होता है ये लाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंट करता है। सो वर्क डन बाय फोर्स इन द डिस्प्लेसमेंट dr डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्टेंस चलता है उतने डिस्प्लेसमेंट में ये लाइन इंटीग्रल वर्क डन बताता है।
मतलब यहां से यहां तक जाने में कितना वर्क डन हुआ फोर्स से, वर्क डन बाय फोर्स इन द डिस्प्लेसमेंट dr। और ये dr में जैसे ये पूरा लिमिट लगाएंगे फ्रॉम a टू b में क्या वर्क डन हुआ ये फाइंड करना है। सो वर्क डन बाय फोर्स इन द डिस्प्लेसमेंट, ये भी रिप्रेजेंट करना है। सो टू एप्लीकेशन आर देयर, सर्कुलेशन फाइंड करना, वर्क डन फाइंड मींस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालना है। सो नाउ आवर टारगेट इज व्हाट, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल। ओके, इससे क्या क्या निकलता है, एक तो सर्कुलेशन निकलता है, रोटेशनल इरोटेशनल बता सकते हैं, अगर सर्कुलेशन 0 आया तो इरोटेशनल हो जाता है, और वर्क डन भी निकाल सकते हैं, फोर्स अगर है वो तो वेक्टर अगर फोर्स रिप्रेजेंट करता है तो। सो हियर टेक फर्स्ट क्वेश्चन फॉर सॉल्विंग, है ना, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। दिखा पहला क्वेश्चन क्यों, हेलो क्या है, फाइंड द वर्क डन Find the work done in moving a particle in the force field field F is equal to 3x square I plus 2xz minus y. yj plus zk। देखो along a straight line from this to this, एक स्ट्रेट लाइन जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, 3D में लिखा हुआ है। दूसरा कर्व क्या दिया है, द कर्व डिफाइंड बाय दिस, मतलब ये अलग से डिफाइन कर दिया कर्व को, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। सो ये जो है ना, ये लाइन इंटीग्रल की वैल्यू ही निकालना है हमको। सो लाइन इंटीग्रल कैसे सॉल्व होता है उसी को भी देखना है। ओके, सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अभी। देखो लाइन इंटीग्रल एक नहीं है, बहुत सारे मिलेंगे, बट लाइन इंटीग्रल फाइंड कैसे करना है। लाइन इंटीग्रल के लिए एक तो कर्व का इक्वेशन होगा, ठीक है, कर्व के इक्वेशन से वैल्यू तो लिखना ही पड़ेगा, बाकी 4 वेक्टर दिया होगा। यहां पर जो कर्व दिया है, पहले एक स्ट्रेट लाइन कर्व के अलाउ निकालना है, दूसरा भी एक कर्व दिया हुआ है उस कर्व के अलाउ निकालना है। क्लियर है, वो 3D में कर्व दिया हुआ है क्योंकि x y z से रिलेटेड है, और स्ट्रेट लाइन भी 3D लाइन है, 0 0 0 2 1 2 3। सो लाइन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यू नो द इक्वेशन ऑफ लाइन, दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाला लाइन 3D में लिखा जाता है, उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एक ऐसा होता है ना इक्वेशन, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये क्या है, 3D में लाइन के इक्वेशन है। तो 3D में लाइन के इक्वेशन अगर है तो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, देखो फर्स्ट कर्व जो बनेगा C, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 टू 0 0 टू 1 2 3, क्या पॉइंट है 0 0 0 टू 1 2 3, ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं ना। बताओ क्या होगा, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 connecting to points the equation of line in 3D like this। तो इक्वेशन को लिखना है। अब यहाँ पर 3 क्वांटिटी इक्वल होता है, तो इसको इक्वल क्या ले लेते हैं, इसको इक्वल इक्वल टू t ले लो, तो फिर x की वैल्यू y की वैल्यू z की वैल्यू t के फॉर्म में t के फॉर्म में आ जाएगा, तो वो पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगा। सो उसको डायरेक्ट यूज कर देंगे। ओके, सो वर्क डन, किसी में आवाज आ रहा है माइक में इधर उधर का, तो उसको बंद रखो। वर्क डन, वर्क डन क्वेश्चन क्या है, फोर्स फील्ड ना। वर्क डन इज गिवन बाय, वर्क डन इज गिवन बाय द लाइन इंटीग्रल C F dot dr, F dot dr। Okay, this is work done. Work done is given by this line integral, work done W equals to, now we have to find this value, integral f equal to what,
3x square I. So 3x square I plus 2xz minus y. 2xz minus y. Z plus zk. zk. This is f dot dot dr. dr means what? I dx plus j dy plus k dz. So this is equals to what? C 3x square dx plus 2xz minus y dy plus z dz. दिस इज आवर रिकॉर्ड लाइन इंटीग्रल. क्या करना है? फंक्शन की वैल्यू रख देना है, dr की वैल्यू रख देना है, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना है, ये इंटीग्रल हो गया. दिस इज ऑर्डर इक्वल टू दिस. नाउ वी हैव टू फाइंड द इट्स वैल्यू along the curve C, which is a straight line connecting 0 0 first point. Now first C is a straight line. C is a straight line. C is a straight line from 0 0 to 1 2 3. That is equation of C is ये होना है कि नहीं इक्वेशन? तुम लोग बताओ, ये इक्वेशन होगा कि नहीं? 0.213 है सर. क्या दिया है वैल्यू? 213. 213 है. ओके, गुड गुड. 213 213 यही होना है. ये 213 मतलब क्या होता है? 213 ये क्या है? ये है x1 y1 z1, ये x2 y2 z2. सो ये x माइनस x1, ये सब 0 0 है ऊपर, x y z और नीचे 213 ये x2 y2 z2, उससे 0 0 माइनस हो तो वही आया. सो दिस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखा और इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पर पैरामेट्रिक से हम, बिकॉज 3 क्वांटिटी आर इक्वल, सो वी कैन सपोज दैट दिस आर इक्वल टू t. से सपोज कर लिए कि t के इक्वल है. सो क्या लिख सकते हैं अभी यहाँ पर? x इक्वल टू 2t, y इक्वल टू t, z इक्वल टू 3t implies x इक्वल्स टू t, y 2t, to x by 2 equals to t. So x equals to 2t, y equals to t, z equals to 3t. ये कन्वर्शन प्रोसेस है. ये तो एक पर्टिकुलर हमने स्ट्रेट लाइन ले लिया. कर्व किसी भी टाइप से दिया हो सकता है और टारगेट क्या रहेगा? किसी एक में कन्वर्ट करना है, आइदर x में या y में और z में, और वो कन्वर्ट हो जाए तो वो x y z वाला यूज कर ले, नहीं तो पैरामेट्रिक फॉर्म किसी न किसी तरह से फाइंड करना है. सो पैरामेट्रिक फॉर्म में डालना है और फिर पॉइंट टू पॉइंट लिमिट फाइंड करना है. सो पैरामीटर यूज कर लेना है. या तो x y z होगा तो x y z में से किसी एक में कन्वर्ट करके उसी का लिमिट यूज कर लेना है. ओके, सो ये t के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए. सो यहाँ पर t का लिमिट, ये तो अभी क्या करना है, x y z की वैल्यू यहाँ पर रख देना है यहाँ पर, और t में कन्वर्ट हो जाएगा. और t में कन्वर्ट हो जाएगा बट t की लिमिट की जरूरत पड़ेगी. t की लिमिट क्या होना है? व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ t? टेल मी, बताओ लिमिट क्या होगा? t का लिमिट क्या होगा? पॉइंट टू पॉइंट. इफ 0 0 0 2 2 1 3 जाना है तो t का लिमिट क्या होना है? इस इंटीग्रल में ये वैल्यू पुट करना है. इंटीग्रल 3x स्क्वायर, x के प्लस पे आएगा 2t स्क्वायर dx x के जगह आएगा 2t, ये प्लस 2xz
2 into x means 2t into z means 3t minus y t, फिर dy d इन प्लेस ऑफ y t प्लस z means 3t, dz means d3t, ये वैल्यू आया, कन्वर्ट हो गया किसमें, पूरे टी में आ गया, जस्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां पुट किया। नाउ टेल मी लिमिट क्या होना है, लिमिट अब टी में कन्वर्ट हो गया, अब पॉइंट टू पॉइंट, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, देखो y की वैल्यू क्या है, t है, y 0 से 1 पे जा रहा है, यहां से भी कर सकते हैं, x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 है, t की वैल्यू 1, तो 0 to 1, यहां से भी देखो z की वैल्यू 0, दिस टू दिस, तो t 0, z की वैल्यू 3, तो t 1, तो लिमिट ऑफ t 0 to 1। नाउ सॉल्व दिस इंटीग्रल, अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो हो गया खत्म, अलोंग द स्ट्रेट लाइन आ गया। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 0 to 1 सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, dt 2 dt हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 dt, ये क्या होगा dt, वो 3 dt, सो 2 स्क्वायर 4 into 3 12 t स्क्वायर इंटू 2 और आएगा 4 24 t स्क्वायर प्लस हियर 2 into 2 4 12 minus 11t यहां पर 90, ये आया, आप dt को बाहर कर, नाउ इट कैन बी इंटीग्रेट, इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, वैल्यू आ जाएगा। ओके, सो तुम लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, हेलो रखे हो वो, अब समझ में आया कि नहीं कैसे सॉल्व होगा, अब तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, सिंपल इंटीग्रेशन है। सो आफ्टर सॉल्विंग व्हाट विल बी द वैल्यू, बताओ वैल्यू क्या होगा, यहां पर कुछ मिस्टेक तो नहीं है, कहीं भी इनटू में देख लो अच्छे से, हमेशा गड़बड़ होता है कहीं ना कहीं। एक जगह मिस्टेक हो गया ना, नहीं 3t इंटू कहां से आ गया, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर क्या होगा, कलेक्ट करो, गड़बड़ हो गया ना, ये सबको सॉल्व करना है, साथ में बैठना है, सॉल्व करने हैं, ये बताया था मैंने, है ना, dt ये 2 to 4 4, ये 12t स्क्वायर माइनस t प्लस 3t 90 सर, ओके, हाँ ये इसको सॉल्व करना है बस ओनली, और कुछ नहीं इसमें, 24 है ये 36t स्क्वायर प्लस 8t, अब इसको सॉल्व कर लेना है, दैट इज इक्वल टू, मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट वैल्यू, ए आंसर है, बुक में भी है, ये समझाने के लिए था। ओके, तो दिस कैन बी सॉल्व, ये तो मालूम है इंटीग्रेशन कैसे होता है, t³ 3 आएगा, t² 2 आएगा, जो भी आएगा 0 to 1 लिमिट रखना है और सॉल्व कर देना है, 16 वैल्यू आया। ओके, नाउ ये जब कन्वर्शन कर लोगे फिर इंटीग्रेशन सिंपल है, सिंपल लाइन, सिंपल इंटीग्रेशन यू कैन डू। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ work done along
द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 0 0 to 2 1 3. ओके, अब सेकेंड पाथ, उसी वैल्यू को फिर निकालना है. सेकेंड पाथ अलोंग सेकेंड पाथ को कैसे कन्वर्ट करना है? जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है ना, इसमें सेकेंड पाथ वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? W इक्वल टू इंटीग्रल C, वैल्यू क्या था फंक्शन का वैल्यू? 3x स्क्वायर ना, 3x स्क्वायर dx प्लस 2xz माइनस y dy प्लस z dz. ये था लाइन इंटीग्रल. ओके, अलोंग द कर्व, अलोंग द कर्व, जो कर्व दिया हुआ है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड व्हाट? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड 3x क्यू इक्वल टू 8z, 3x क्यू इक्वल टू 8z. ओके, फ्रॉम x इक्वल टू 0 to 2, फ्रॉम x इक्वल टू 0 to 2, फ्रॉम x इक्वल टू 0 to 2, दिस इज b. जो सेकंड वाला कर्व था ये था, तो इससे फिर इसका वैल्यू निकालना. वो तो स्ट्रेट लाइन था और ये वाला है. इस कर्व में x की लिमिट दिया है 0 to 2, सो पूरे सबको x में कन्वर्ट कर दे. y की वैल्यू x में लिख दो, z की वैल्यू x में लिख दो. ये जहां पर y है और z है, वहां पर यहां से y और z की वैल्यू x के फॉर्म में लिख दो. यहां पर x में कन्वर्ट हो जाएगा और x की लिमिट 0 to 2 यूज कर दे. ओके, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा है, बुक में जैसे लिखा कि पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख दिया. क्या किया? x इक्वल टू t ले लो, फिर यहां पर x की वैल्यू t रखो, y की वैल्यू आ जाएगा. यहां पर x की वैल्यू t रखो, z की वैल्यू आ जाएगा. बट वी कैन डू आल्सो लाइक दिस, y इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 4, z इक्वल्स टू 3x क्यूब बाय 8. यहां रख, तो वो पूरा x में कन्वर्ट हो जाएगा. पैरामेट्रिक फॉर्म लिख बना के करे तो भी हो जाएगा, नहीं करे डायरेक्ट करे तो भी हो जाएगा. सो वी कैन राइट हियर, बिकॉज सिंगल में कन्वर्ट करके ही इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है. सो हियर इंटीग्रल 3x स्क्वायर dx प्लस 2x into z, z may be written as what? 3x cube by 8, 3x cube by 8 in place of z, minus y equals to x square by 4, x square by 4 d of y equals to x square by 4 d of x square by 4 plus z 3x cube upon 8 d of z 3x cube upon 8. ये हो गया इंटीग्रल. अब हमने क्या किया? डायरेक्ट वैल्यू रख दिया. किसका? y का वैल्यू, z का वैल्यू, बिकॉज आवर टारगेट इज व्हाट? देखो, अगर हम y की वैल्यू x के फॉर्म में रखेंगे, z की वैल्यू x के फॉर्म में रखेंगे और x का लिमिट भी दिया हुआ है तो पूरा कन्वर्ट हो गया x में. सो ये हो गया. अब इस इंटीग्रल को x की लिमिट 0 to 2, इट इज गिवन x की लिमिट 0 to, बिकॉज हर जगह x आ गया. सो नाउ वी कैन सॉल्व इट. क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? ये शॉर्ट करने से 0 to 2 सी 3x स्क्वायर dx प्लस यहां पर क्या होगा? और 3/4 x पावर 4, 3/4 x पावर 4 माइनस x स्क्वायर बाई 4. इसका इंटीग्रेशन क्या होना है? 1/4 बाहर, x स्क्वायर का 2x dx. सो 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 बचेगा इसमें. सो एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? क्या होगा इसका वैल्यू? हेलो, इसका वैल्यू क्या होगा? टेल मी, कोई तो बताओ इसकी वैल्यू.
हेलो, पढ़ रहे हो कि नहीं? ये सब सो गए, इधर उधर हो गए? हाँ सर बोलो, इसकी वैल्यू क्या होना है? डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 2x 2x बाई 4 ना, 2x बाई 4 dx ना, x बाई 4 dx, x बाई 4 नॉट 2, क्लियर? x बाई 2 dx होगा ना। एक्स स्क्वायर का क्या होगा भाई? एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन होता है तो 2x dx होता है। यस सर हुआ x dx x बाई 2 dx। सिमिलरली यहां पर क्या होना? 9x स्क्वायर 9x square by 8 3x क्यूब बाई 8 तो पहले से है, और यहां पर आएगा 9x स्क्वायर अपॉन 8 डी ऑफ x। ये होना है ना। यस सर ये कन्वर्ट हुआ, बस इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। पूरा x ही x भरा हुआ है, तो इसका भी मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि आगे डिस्कस करना है, बिकॉज बाकी तो सिंपल स्टेप है। अब स्टेप तो कुछ इसमें बचा ही नहीं है। अभी क्या करना है? इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। सिंगल इंटीग्रेशन हो गया है। 0 to 2 क्या क्या लिखना है? 3x स्क्वायर, यहां पर पूरा इसमें भी अगर इंटू कर दिया जाए तो क्या बनेगा? 3x पावर 5 बाई 8 प्लस 3x पावर 5 बाई 8, इसको इसमें इंटू कर दिया, x पावर 5 बाई 8 माइनस एक्स क्यू बाई 8 माइनस एक्स क्यू बाई 8, ये हो गया। यहां पर क्या लिखना है? 27 बाई 64 27 बाई 64 x पावर 5, ये टोटल ये आया dx। नाउ यू कैन सॉल्व इट। बस कैलकुलेशन भर है और कुछ नहीं इसमें। ये x पावर 5 है, ये 5 है, तो इन दोनों को एक जगह कर लो, इन दोनों को एक साथ कन्वर्ट करके छोटा करके सॉल्व कर देना है। सो सॉल्व करने से वैल्यू कितना आना है? अभी कैलकुलेट करने बोलूंगा तो 5-7 मिनट 10 मिनट लगेगा, बट फिर से मैं बता रहा हूँ, रिजल्ट लिख दे रहा हूँ। यू हैव टू डू इट, ओके। कोई बड़ी चीज नहीं है। ये x to the power 5 है, x to the power 5 है, 3 by 8 है, 27 by 64 है। वो भी कैंसिल आउट वगैरह होगा इसमें कुछ। इसको एक जगह कर लेना है, 2 के साथ 3 के साथ सॉल्व कर देना है, तो वैल्यू आ जाएगा 16। ये वैल्यू भी 16 आ रहा है। ओके, सो जस्ट डू इट योरसेल्फ, अपने से कर लेना इंटीग्रेशन। सो मेनली लाइन इंटीग्रल कैसे सॉल्व होता है समझ में आया? हेलो, यस सर pq by 8, ओके ओके। इन दोनों को सॉल्व करके बताओ ना कितना हो रहा है। x का पावर 5 का कोफिशिएंट इतना बता दो बस। x पावर 5 का कोफिशिएंट कितना होगा? इन दोनों को एक साथ करेंगे तो फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा थ्योरम बताएंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी टाइम है, 2 घंटे का क्लास रहता है, आराम से कम 1.5 मेरी एटलीस्ट 1.5 घंटा तो बैठोगे पढ़ने के लिए अच्छे से, है ना? ओके, मैं क्या पूछ रहा हूं, इसको तो सॉल्व करना है अपने से, बट ये जो 5 का पावर है, 5 का पावर है, इसको कलेक्ट करोगे तो 5 के पावर का कोफिशिएंट कितना आएगा, ये पूछ रहा हूं। टेल मी, कोई तो बताओ। हेलो, फाइव वाला बताओ, 5 का कोफिशिएंट 51 by 64। अपने से कैलकुलेट किए हो ना? कि बुक तो नहीं देखे ना? नहीं है सर। नहीं है बुक? अरे पीडीएफ भेजूंगा मैं, है ना? 1 यूनिट खत्म होने दो। ये है 51 by 64, यस 51 by 64। नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट, इट्स वैल्यू विल बी 16। ओके, कैलकुलेट करके देखना 16 आएगा। ओके, देखो अभी कितना हुआ? अभी 1 घंटा हुआ है,
अभी मेन जो है इससे रिलेटेड थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम बता रहा हूं अभी। थ्योरम बहुत सिंपल है, थ्योरम का प्रूफ जरूरी नहीं है, थ्योरम का यूज करके हमको वैल्यू निकालना है लाइन इंटीग्रल का। ओके, ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन। देखो ग्रीन्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम्स, तीनों थ्योरम को पढ़ना है, यही सिलेबस में। इसके बाद खत्म ये यूनिट, ये तीनों थ्योरम को पढ़ना है। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, वो उस स्टेटमेंट का यूज करना है और इंटीग्रल की वैल्यू निकालना है। तो नाउ ग्रीन्स थ्योरम और नेक्स्ट टॉपिक विल बी ग्रीन्स थ्योरम। सो ये होगा लाइन इंटीग्रल। वर्क डन, लाइन इंटीग्रल ही सॉल्व करना है। वर्क डन निकाला 16 आया, इसको कैलकुलेट करना 16 आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड है और डबल इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। बिकॉज यह थ्योरम दिया हुआ है, 3 थ्योरम है, उनमें से ग्रीन्स थ्योरम अभी पढ़ रहे हैं लोग। सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल आएगा बाद में गॉस और स्टोक्स के साथ। सो ग्रीन्स थ्योरम, इस ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट, वी हैव टू यूज ओनली स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम, केवल थ्योरम का स्टेटमेंट यूज करना है। ओके, क्या लिखा है, टॉपिक क्या लिखा है अभी? हेलो, Green's theorem in plane. स्टेटमेंट। देखो ये जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ये स्टेटमेंट जरूरी है। ओके, स्टेटमेंट जरूरी है, बस प्रूफ नहीं दिया हुआ है, बट प्रूफ भी बहुत सिंपल है। इस स्टेट थ्योरम मींस व्हाट, थ्योरम गिव्स ए रिजल्ट, by using that result we can use this theorem for evaluating integral। ये ग्रीन्स थ्योरम। अब ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है, पहले इसके बारे में समझ ले, उसका स्टेटमेंट एक लाइन का है, लिख देंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज ये 2 डायमेंशन डबल इंटीग्रल से रिलेटेड है। ये क्या करता है, लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल से रिलेट करता है। जैसे हम लोग लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकाल रहे थे अभी, तो लाइन इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट करता है, ये डबल इंटीग्रल में। रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड डबल इंटीग्रल। सो क्या होता है यहां पर, सपोज प्लेन एरिया है, देयर इज ए, दिस इज ए प्लेन रीजन, ओके, दिस इज प्लेन रीजन एंड enclosed by closed curve। अब ये क्या है, हमने कर्व टाइप से लिया है। मे बी ऐसा हो, मे बी ऐसा हो, मे बी ऐसा हो, मे बी ऐसा हो, इस टाइप का हो, किसी भी टाइप का हो, क्लोज्ड होना है। ये प्लेन रीजन है, प्लेन रीजन है, प्लेन रीजन है, प्लेन रीजन है, ये रीजन है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगुलर पार्ट है और यहाँ सर्कुलर पार्ट है। ये सर्कुलर पार्ट है, लाइन है, ये लाइन 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 है, ये भी रीजन है, ये भी रीजन है, ये भी रीजन है, ये भी रीजन है। इन जनरल सपोज कर्व टाइप से, ओके, कर्व टाइप से, कर्वेचर है चारों तरफ, 2D में, कहां पर, 2 डायमेंशन। और ये जो क्लोज्ड कर्व बनाया है, क्लोज्ड कर्व, जैसे सर्कल लेंगे तो सर्कल इज ए क्लोज्ड कर्व, सो ये क्लोज्ड कर्व है। सो क्लोज्ड कर्व जो है, क्लोज्ड इस रीजन का बाउंड्री बता रहा है। दिस रीजन इज बाउंडेड बाय दिस क्लोज्ड कर्व। रीजन इज R, R इज द 2 डायमेंशनल रीजन। ये जो R है वो 2 डायमेंशनल रीजन है, 2D प्लेन में, 2D प्लेन में, x एक्सिस y एक्सिस, सपोज दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, ये 2D प्लेन में एक रीजन है and this plane region is bounded by this closed curve। अब this region we can consider 2 parallel line to y axis, ऐसे दो पैरेलल लाइन, बिकॉज अगर यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, सो रीजन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में होगा। सिमिलरली ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, इन दैट केस ये रीजन सपोज अगर ऐसा बने, जैसे ये रीजन बनाया, ये रीजन बनाया और ये एक लाइन ये बनाया, ये एक लाइन ये बनाया। सो ये जो क्लोज्ड कर्व है, ये जो क्लोज्ड कर्व, दिस क्लोज्ड कर्व यहां टच किया, यहां टच किया, वी कैन डू इट बाय ड्राइंग पैरेलल लाइन, आइदर एक्स वाई वर्टिकल, आइदर हॉरिजॉन्टल। सो ये जो पार्ट है, ये जो C है, ये दिस इज C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 हो जाएगा।
इसको हम C1 नाम दे देंगे, इसको हम C2 नाम दे देंगे। ये कर्व यहां से यहां तक गया, ये C1 है, और ये कर्व यहां से यहां तक आया, ये कर्व C2 हो गया। इसका डायरेक्शन ऐसा है और इसका डायरेक्शन ऐसा है। ओके, अगर हम डायरेक्शन ऐसे देखें और ऐसे डायरेक्शन देखें तो नेगेटिव डायरेक्शन आ जाएगा, बिकॉज C1 यहां से गया तो ये डायरेक्शन, और यहां से फिर इधर डायरेक्शन में जाएंगे तो ये जो डायरेक्शन इधर है तो नेगेटिव हो जाता है। बट अगर सही डायरेक्शन में आएंगे तो ये फिर ये, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये ऐसे रीजन के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करके इसका प्रूफ दिखा सकते हैं। इसमें क्या होता है, इस क्लोज्ड कर्व के अलोंग लाइन इंटीग्रल और इस रीजन में डबल इंटीग्रेशन, इस रीजन में डबल इंटीग्रेशन, इस रीजन में एक क्वांटिटी का डबल इंटीग्रेशन करेंगे, और इसी रीजन में जो फंक्शन गिवन होगा, जो लाइन इंटीग्रल होगा, इसी कर्व के अलोंग दोनों इक्वल होता है। कुल मिलाकर क्या होता है कि लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल पे कनेक्ट करने के लिए ये थ्योरम यूज होता है। ओके, सो क्या होता है, प्लेन में कोई रीजन है, उसको कनेक्ट किया, किसी क्लोज्ड कर्व ने बाउंड्री बनाया, तो ये क्लोज्ड कर्व के अलोंग हमको निकालना है लाइन इंटीग्रल, और इस रीजन के ऊपर हमको करना है डबल इंटीग्रेशन। दोनों के वैल्यू सेम आएगा, बट किस क्वांटिटी का करना है वो ध्यान देना है इसमें। सो हियर स्टेटमेंट क्या होता है, सपोज वी आर हैविंग टू फंक्शन, जैसे XY प्लेन है तो दो फंक्शन लेते हैं, एक फंक्शन फाई और एक फंक्शन साई, मतलब टू फंक्शंस आर देयर। एक फाई लेना है और एक क्या लेना है, साई लेना है। ये दोनों फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, फाई फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, psi function of two variable. If these two function and they are partial derivative also, they are partial derivative, del phi by del x, del y and del psi by del x, इसकी हमको जरूरत पड़ता है। मतलब टू डायमेंशनल प्लेन में किसी रीजन में ये दो फंक्शन डिफाइन और देयर partial derivative also exist in that region, and this region is bounded by this closed curve. Then जो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू और डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम होता है। लाइन इंटीग्रल में क्या रखना है, फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई, और यहाँ डबल इंटीग्रेशन में रखना है डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई, ये डबल इंटीग्रेशन, ये दोनों इक्वल होता है। दिस इज द ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम में क्या करते हैं, टू डायमेंशनल रीजन व्हिच इज बाउंडेड बाय ए क्लोज्ड कर्व C, क्लोज्ड कर्व C से बाउंडेड है। ओके, सो लाइन इस कर्व के अलोंग लाइन इंटीग्रल इज इक्वल्स टू द डबल इंटीग्रल ऑफ ओवर दिस रीजन। डबल इंटीग्रल किसका करना है, इस क्वांटिटी का करना है। लाइन इंटीग्रल अगर ये है, if this is line integral, because line integral हम लोग कैसे देखे अभी तक जो लाइन इंटीग्रल होता था क्या होता था, फंक्शन dx, phi 1 dx, phi 2 d, मतलब f1 dx, f2 dy, f3 dz, ऐसे तो होता है लाइन इंटीग्रल। सो अगर ये 2D में लाइन इंटीग्रल है, बिकॉज 2D है यहाँ पर, 2D है, सो phi dx साइड dy, वो जो f1 f2 दो ही लिया, f1 f2 ना लिख के क्या लिखा, पाई साइड लिखा। अगर ये लाइन इंटीग्रल है, इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालने की जगह पे हमको डबल इंटीग्रल निकाल सकते हैं, बिकॉज इन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ये जो ग्रीन्स थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग दिस लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस डबल इंटीग्रल, वेयर फाई एंड साई, ये जो दो फंक्शन है, ये दो फंक्शन कहाँ डिफाइन है, 2D रीजन में डिफाइन है, और इनका पार्शियल डेरिवेटिव भी उस रीजन में एग्जिस्ट करता है। देन ये दोनों एग्जिस्ट करता है, इतना माइनस इतना का डबल इंटीग्रेशन उस रीजन पे इक्वल्स टू इस क्वांटिटी का लाइन इंटीग्रल इससे क्या इक्वल होता है, दैट इज द ग्रीन्स थ्योरम। सो स्टेटमेंट कैसे लिखे, स्टेटमेंट यू कैन राइट स्टेटमेंट में क्या लिखना है, if phi xy and psi xy be continuous function, continuous देखो ऑलवेज ना, कभी भी कहीं भी डिफाइन करते हैं तो फंक्शन को
कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल होना पड़ता है, बिकॉज कहीं भी हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। सो स्टेटमेंट में सब लिखा रहता है। ओके, बी कंटिन्यूअस इन ए रीजन ए ऑफ एक्स वाई प्लेन। ओके, सो राइट इट लाइक दिस। इफ यू कैन सी इट in book also, if phi xy function of two variable and psi xy del psi by del x del phi by del y del psi by del x del psi by del x ना, del psi by del x, ये फंक्शन इसका पार्शियल डेरिवेटिव बी कंटिन्यूअस इन 2D रीजन, in 2D रीजन R of XY plane which is bounded by closed curve C, then क्लियर है? वो जो रीजन है वो उसका बाउंड्री है, 2D रीजन जो है which is bounded by closed curve C, there line integral of phi dx plus psi dy is equals to double integration R del psi by del x minus del phi by del y dx dy। बस ये है स्टेटमेंट। सबको क्लियर हुआ स्टेटमेंट? अभी पूरा समझाया, बाद में लिखा। एवरीवन क्लियर है कि नहीं? हेलो, टेल मी, क्या कर रहे हो सब लोग? हेलो, ये क्या लिखा हूं? स्टेटमेंट लिखा हूं, किसका? ग्रीन्स थ्योरम का। रिमेंबर, ग्रीन्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना जरूर आएगा। एक प्रूफ नहीं है, बट 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ना, स्टेटमेंट यू हैव टू राइट। स्टेटमेंट लिखते बनना चाहिए, बुक में साफ साफ दिया है हर एक जगह पे। अभी हमने समझाया अच्छे से, समझाने के बाद ये अभी लिख दिया, ये लाइन इंटीग्रल इस डबल इंटीग्रल की इक्वल होता है। ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। प्रूफ जरूरत नहीं है। 2D प्लेन में रीजन है, उस रीजन में इसका डबल इंटीग्रेशन करोगे, जो वैल्यू मिलेगा लाइन इंटीग्रल। दैट मीन्स फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल, इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू अगर निकालना है तो ये ना निकाल के अगर हम ये निकालेंगे तो वैल्यू हमारा निकल जाएगा। जैसे मान लो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालना है तो हमको ये निकाल दो, हो जाएगा। बिकॉज डबल इंटीग्रेशन यू कैन डू, डबल इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं, हम तो करके आए अभी। ये वैल्यू निकालना बहुत ईजी है। अगर लाइन इंटीग्रल कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर फाई की वैल्यू कुछ दिया होगा, साई की वैल्यू कुछ दिया होगा, फाई और साई, लाइन इंटीग्रल हमको पहले बना लेना है। ds का कोफिशिएंट, dy का कोफिशिएंट, ये फाई हो जाएगा, ये साई हो जाएगा, और दोनों का क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेना है और उनका वैल्यू यहाँ पर रख देना है। और ये वो जो रीजन है ड्रॉ करना है, उस रीजन से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके एक्स वाई का लिमिट रख के सॉल्व कर देना है। ये डबल इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, जो वैल्यू आया वही वैल्यू हो जाएगा लाइन इंटीग्रल की। सो दिस थ्योरम इज ए रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल टू डबल इंटीग्रल, वेयर रीजन 2D रीजन इज बाउंडेड बाय क्लोज्ड कर्व, उस कर्व के अलोंग लाइन इंटीग्रल है, और ये डबल इंटीग्रल उस रीजन पे। तो ये स्टेटमेंट है ग्रीन्स थ्योरम का। और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। वेरीफाई करने का मतलब क्या करना पड़ेगा, लाइन इंटीग्रल की भी वैल्यू निकालो, डबल इंटीग्रल की भी वैल्यू निकालो, दोनों इक्वल दिखना चाहिए, देन वेरीफाई होगा। वेरीफाई करने का मतलब दोनों की वैल्यू निकालना है। ओके, बार बार आवाज आ रहा है, किसका माइक चालू है, बंद रखो।
ये क्लियर हुआ? वेरीफाई करना है ग्रीन्स थ्योरम का, मीन्स ये भी निकालो ये भी निकालो, दोनों इक्वल आना चाहिए, दो सीधा। इस थ्योरम का यूज करते हैं लाइन इंटीग्रल को वैल्यू निकालने के लिए, बट निकालना किसका वैल्यू पड़ता है? डबल इंटीग्रल का, क्योंकि ये इसके इक्वल। अगर ये निकालना है तो ये निकालो, हो जाएगा सॉल्व। वो जल्दी होता है, लाइन इंटीग्रल में टाइम लगता है। ओके, सो ग्रीन्स थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन्स थ्योरम इज दिस। एंड अभी कितना हुआ? अभी टाइम है, अभी कम से कम 10-15 मिनट लगेगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू वेरिफिकेशन। ओके, हेलो सब लोग देख रहे हो क्या लिखा है क्वेश्चन? हेलो, Yes, sir. क्या क्वेश्चन लिखा है? वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन फॉर, ये लाइन देखो, फॉर लिखा है और लाइन इंटीग्रल दिया हुआ है। लाइन इंटीग्रल अगर नहीं भी दिया होगा तो फंक्शन वेक्टर भी दिया हो सकता है। वेक्टर दिया रहेगा तो वेक्टर इनटू, जैसे सपोज हमको ये दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तो एफ डॉट डी आर की जो वैल्यू होता है वो तो ऐसे ही होता है ना 2D में। अगर एफ दिया है और डी आर दिया है तो एफ डॉट डी आर करोगे तो यही वैल्यू आएगा। ये कौन है यार, माइक चालू करके रख रहे हैं बार बार? हाँ, साइलेंस प्लेस पे तो रखो, बाकी आवाज आता है तो क्यों माइक चालू कर रहे हो? एफ डॉट डी आर निकालेंगे तो इसी टाइप का वैल्यू आएगा 2D में, तो फिर ये लिख सकते हैं। और अगर इसमें रिलेशन बना के दिया हुआ है, वो तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, लाइन इंटीग्रल बना हुआ है, वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द रीजन डिफाइंड बाय, दो क्वेश्चन है इसमें, पहला एक बाउंड्री दिया है, दूसरा भी एक बाउंड्री दिया हुआ है। ओके, तो फर्स्ट बाउंड्री यू नो, डायग्राम बहुत सिंपल है, तो वेरीफाई करना है ग्रीन्स थ्योरम का। वेरिफिकेशन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम मींस जस्ट यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस आल्सो दिस। इस क्वेश्चन में फाई की वैल्यू क्या होगा? टेल मी एनीवन, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, है ना। इंटीग्रल फाई की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में? क्या होगा अगर कंपेयर करें इससे? तो फाई इक्वल्स टू व्हाट? 6 minus 8y square. 3x square minus 8y square. गुड। और साई इक्वल टू 4y माइनस 6xy। Right. ओके, ये फाई सही हो जाओ। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, ये देख लो अच्छे से, ये फाई होता है, साई होता है, और ये सब कंटिन्यूअस है 2D रीजन में, जो रीजन को बाउंडेड है क्लोज कर्व से, तो ये वैल्यू होता है। सो हमारा ये भी निकालना है, ये भी नहीं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, ये दोनों जब इक्वल करके, इक्वल अगर दोनों की वैल्यू निकालेंगे और दोनों इक्वल आया तो वेरिफिकेशन हो गया। उसके लिए डायग्राम दिया हुआ है वो सी के बारे में, तो सी को बनाना है, वही से इसके लिए भी निकालना है, इसके लिए भी निकालना है और सॉल्व करना है। सो सी हियर, इसका सॉल्यूशन अभी करना है ना। तो वेरिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा जो सेकंड पार्ट है ना, 3 थ्योरम है, स्टेटमेंट है, वेरिफिकेशन करना है और यूज करना है। जैसे इसका यूज भी होता है, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए डबल इंटीग्रल यूज करना है। सो हियर टू वेरीफाई जस्ट यू हैव टू राइट लाइक दिस, to verify Green's theorem, to verify Green's theorem, we have to show that, क्या दिखाना है? phi dx plus psi dy equals to double integral r del psi by del x minus del phi by del y dx dy। ये है बस। टू वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम, टू वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम वी हैव टू शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, वेयर, अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहां लिख लेते हैं, वेयर phi इक्वल्स टू,
फाइव इक्वल्स टू व्हाट 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर एंड psi इक्वल्स टू व्हाट 4y minus 6xy 4y minus 6xy implies हमको क्या जरूरत पड़ता है ये दोनों del phi by del y equals to del phi by del y partial derivative partial differentiation करना है with respect to y so x constant is 0 क्या हो जाएगा minus 16y minus 16y and del psi by del x चाहिए del psi by del x यहां से कितना आएगा del psi by del x क्या वैल्यू आना है del psi by del x with respect to x के रेस्पेक्ट में क्या होगा वैल्यू y constant minus 6 therefore क्या कर रहे हैं इसी से कंपेयर कर रहे हैं ना जो गिवन है फाई को लिखा साई को लिखा डेल फाई बाई डेल वाई निकाला डेल साई बाई डेल एक्स निकाला बिकॉज हमको ये चाहिए इसलिए सो ये है अब ये वैल्यू निकालते हैं ये वाला वैल्यू डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई बाई डेल वाई दिस इज इक्वल्स टू डेल साई बाई डेल एक्स ये माइनस 6 माइनस 16 माइनस डेल फाई बाई डेल माइनस 16 इक्वल्स टू 10y माइनस 6y माइनस 16y 10y क्यों सब लोग देख रहे हो ना इसकी वैल्यू 10y आया कि नहीं हेलो 10y आ गया ये वैल्यू निकाल के रखा क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगा ना वेरीफाई करना है तो इसकी वैल्यू चाहिए होगा यहाँ 10y लिख देंगे आ तो गया 10y और डबल इंटीग्रेशन कर देना है डायग्राम बनाना है लिमिट निकालना है तो राइट हैंड साइड आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड भी निकालना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द गिवन इंटीग्रल और फंक्शन दिया है तो पहले खुद ऐसा बनाना है बना के फिर फाई साइन लिखना है ओके सो फाई लिखा साइन लिखा ये सब बना लिए ये हो गया ओके ये वैल्यू आ गया ना डायग्राम बनाना है फर्स्ट डायग्राम क्या दिया है y equal to root x and y equal to x square कौन सा डायग्राम है हेलो डायग्राम बहुत इजी है बोथ आर व्हाट क्या है दोनों क्या चीज है बताओ दोनों पैराबोला है ना ये x एक्सिस है y एक्सिस और ये एक पैराबोला तो ये हो गया और एक पैराबोला ये हो गया ये वाला रीजन तो है यही रीजन है ओके ऊपर वाला जो पैराबोला ये क्या है y equal to root x y equal to root x means what x equal to y square वही x equal to y square है ऊपर वाला और ये दूसरा क्या है y equal to x square y equal to x square x square equal to 4y ऊपर वाला जो है ये क्या है y equal to root x है means y square equals to root x ये पैराबोला कौन सा हुआ ठीक लिखा हूं कि नहीं ये x square equal to y ना नहीं ये गलत लिख दिया क्या गलत लिख दिया ना ये क्या होना है x स्क्वायर इक्वल टू y वाला है ना ये तो यस सर y इक्वल टू x स्क्वायर और ये वाला कौन सा है y इक्वल टू रूट x y इक्वल टू रूट x मींस व्हाट y स्क्वायर इक्वल टू x y स्क्वायर टू 4x वही वाला है ओके क्लियर सो ये दो पैराबोला बनाया इधर नहीं बनाया इधर क्योंकि इधर की जरूरत नहीं है दोनों से बाउंडेड है ना एक पैराबोला ये है एक पैराबोला ये है ये जो पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू y और ये जो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू x वाला है तो रूट x के फॉर्म में दिया हुआ है ये दोनों को बना लिया दिस इज द रीजन सो ओरिजिन और ये a
ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट टेल मी, कोई ना कोई बताओ पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या है, हेलो पॉइंट बताओ जल्दी, सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 गुड 1 1। अब दिस इज आवर क्लोज रीजन, दिस रीजन इज बाउंडेड बाय कर्व C, ये इस डायरेक्शन में गया C1, इस डायरेक्शन में गया C2 और क्लोज्ड कर्व, ये जो क्लोज्ड कर्व है कंटेन टू कर्व्स, वन C1 अनदर C2, ये C1 है और ये C2 है। जब यहां से चल के यहां गया और यहां से चल के इधर आया, ये कर्व का काम हो गया और ये रीजन हो गया। तो इस रीजन में ये डबल इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करना है, इस दोनों कर्व के अलोंग लाइन इंटीग्रल को भी सॉल्व करना है। ओके, टोटल सॉल्व करना है, इस कर्व के अलोंग भी करना है हमको सॉल्व लाइन इंटीग्रल को, दोनों की वैल्यू निकालना है, सेम आना चाहिए तब वेरीफाई होगा। ओके, ना पहले डबल इंटीग्रेशन कर लेते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं फर्स्ट, क्लियर। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालने जाओगे तो क्या करोगे, इस रीजन में डबल इंटीग्रेशन जो अभी करते आए, डबल इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो लिमिट निकालना है, वर्टिकल स्ट्रीम ले लेना है, ऐसे वर्टिकल स्ट्रीम लेके लिमिट निकाल लेना है, ये वर्टिकल स्ट्रीम लेके। सो नाउ राइट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड, ये इसकी वैल्यू याद रखना है ना, ये 10y आया। ओके, नाउ राइट हैंड साइड सॉल्व कर ले फर्स्ट, और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आना पड़ेगा ना, तब होगा। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू दिस डबल इंटीग्रल, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट लिमिट, इसकी वैल्यू 10y था, 10y dx dy आ गया। अब लिमिट निकालो, यहां से वर्टिकल स्ट्रिप अगर लेंगे तो लिमिट क्या आएगा, वर्टिकल स्ट्रिप, अब बहुत डिटेल में लिखना नहीं, फट से लिमिट है रखना है, सॉल्व करना है। वर्टिकल स्ट्रिप लिया तो लिमिट कितना आना है, एक्स स्क्वायर टू रूट एक्स, कनेक्ट डिस्कनेक्शन हो गया था। ओके, नाउ दिख रहा है ना, हेलो, हाँ हाँ हाँ, वो नेट में डिस्कनेक्टिविटी आ गया था। 10y, ओके, लिमिट देखो, यहां पर क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड निकाल रहे हैं, वेरिफिकेशन करना था, दोनों साइड की वैल्यू निकालना है। सो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस, और डबल इंटीग्रेशन करना था, इसकी वैल्यू हम निकाले थे, ये रख दिया dx dy। अब लिमिट यहां से वर्टिकल स्ट्रिप से लिमिट आने वाला है, वर्टिकल स्ट्रिप से लिमिट आने वाला है, तो वर्टिकल स्ट्रिप से लिमिट कैसे आएगा, y की लिमिट आएगा पहले, यहां से लेकर यहां तक, यहां से y की लिमिट x स्क्वायर टू रूट x एंड x की लिमिट फ्रॉम हियर 0 to 1 x की लिमिट 0 to 1। नाउ सॉल्व दिस इंटीग्रल, चलो इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल के तुम लोग बताओ, थोड़ा एक्टिवनेस दिखाओ कम से कम। 0 to 1 और ये 10y, 10 तो बाहर आ गया, y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन पहले होगा, दिस इज द लिमिट ऑफ x y, सो y स्क्वायर बाय 2, y स्क्वायर में लिमिट लगना है, x स्क्वायर टू रूट x dx। नाउ इंटीग्रेट दिस 5, क्या वैल्यू आएगा इसका, फटाफट इंटीग्रेट करना है, डबल इंटीग्रेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन है, y स्क्वायर बाय 2 यहां बाहर कर दिया, 10/2 5 हो गया, y स्क्वायर x रूट x, तो x माइनस x पावर 4 dx। नाउ वैल्यू क्या आया, 3/2 गुड, 3/2। ओके, सिंपल है ये, 3/2 इंटीग्रेशन आ गया। सो राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गया 3/2, डबल इंटीग्रेशन हमने कर दिया। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड साइड, अब लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालना है, बिकॉज हियर वी आर ट्राइंग टू वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों निकालना है। देखो, अगर लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालना होता, इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालना होता तो यही है 3/2, बस हो गया सॉल्व, खत्म। बट लाइन इंटीग्रल निकालने में समय लगता है, तो यहां तो वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो दोनों निकालना पड़ेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। ओके, नाउ ये हो गया राइट हैंड साइड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या था वहां पर लिखा हुआ, लाइन इंटीग्रल था। लाइन इंटीग्रल में क्या था, c phi dx
प्लस साई dy, इस लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करना है। ओके, सो राइट हैंड साइड की वैल्यू तो हमने 3/2 निकाल के रख लिया है। नाउ दिस लाइन इंटीग्रल इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस लाइन इंटीग्रल इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट लाइक दिस, सी फाई की जगह पे वो जो लिखा हुआ है, जो दिया हुआ वही तो है इंटीग्रल, 3x² माइनस 8y², 3x² माइनस 8y² dx प्लस एंड 4y माइनस 6xy, 4y माइनस 6xy dy, ओके dy, ये लाइन इंटीग्रल है। राइट हैंड साइड इज दिस, फाई dx साई dy, फाई और साई वही जो गिवन इंटीग्रल वही है। इस लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करना है। ओके, दिस लाइन इंटीग्रल इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट c1 प्लस c2, लिख सकते हैं ना, बिकॉज ये जो क्लोज्ड कर्व है वो c1 और c2 दो में डिवाइड हो गया। सो फॉर शॉर्ट यू कैन राइट लाइक दिस हियर, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल c1 प्लस इंटीग्रल c2, बिकॉज यहां दिख रहा है ना, ये जो अपना क्लोज्ड कर्व है ये दो पार्ट में डिवाइड है, c1 प्लस c2, c1 यहां से इस डायरेक्शन में, c2 यहां से इस डायरेक्शन में। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस c1 एंड c2 नाउ, बिकॉज ये दो पार्ट में बटा हुआ है। नाउ इंटीग्रल c1 और फिर यहां पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या करना पड़ेगा यहां पर, बहुत सिंपल रहता है, y फॉर c1 कर्व, देखो c1 यहां कुछ लिखा नहीं, उमेश ये पूरा लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। c1 पे इक्वेशन क्या है? नाउ ऑन c1 y इक्वल्स टू x², c1 का क्या इक्वेशन है? बिकॉज इसी c1 पे इसको निकालना है और इसी c2 पे भी इसको निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है। तो c1 पे y इक्वल टू x² है, c1 मींस y इक्वल टू x²। यहां से अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या वैल्यू आएगा? dy इक्वल्स टू 2x dx होना है कि नहीं? हेलो, यस सर। अब देखो, अब क्या करना है, y के जगह x², dy के जगह 2x dx यहां लिख देना है, y के जगह x², dy के जगह 2x dx यहां लिखना है, पूरा x में कन्वर्ट हो जाएगा और इस कर्व के लिए x की लिमिट 0 to 1। सो इंटीग्रल c1, पहला इंटीग्रल c1 इज इक्वल्स टू, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंटीग्रल c1 मींस ये वाला इंटीग्रल पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 0 to 1, क्योंकि x में कन्वर्ट हो रहा है, x की लिमिट लिख दिया 0 to 1 उस डायरेक्शन में से। क्लियर? यहां पर 3x² माइनस 8y², ये y के जगह x² लिखना है, तो 3x² माइनस 8, 3x² माइनस 8 y² मींस x पावर 4 dx एज इट इज रहेगा, तो उसको एक बार में लिख देंगे। और यहां पर 4x² प्लस 4x², 4y मींस x² माइनस 6xy, माइनस 6x इंटू y मींस x क्यूब, ये आएगा। फिर dy की जगह क्या आना है? 2x dx। सो दिस टोटल ये हो गया along c1। नाउ on c1 this, so along c1 equals to this line इंटीग्रल। तो इसकी वैल्यू निकालना है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा इजीली। अब तुम लोगों को इसको भी सॉल्व करने बोलूंगा, टाइम तो लगना है, बट पूरा टॉपिक कवर करना है, इसलिए इसको मैं यहाँ छोड़ दूंगा, डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ, क्योंकि
सॉल्व करना है, सिंपल इंटीग्रेशन तो है, एक्स स्क्वायर है, एस स्क्वायर है, क्यू है, 4 है, सब रखना है, सॉल्व करना है। ओके, तो फाइनल वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पर, 3x स्क्वायर है यहाँ पर प्लस 4, ये x से ये 4 हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। ओके, सो फाइनली वैल्यू लिख दे रहा हूँ मैं, नहीं तो टाइम नहीं हो पाएगा। ओके, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करते बनेगा कि नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, कन्वर्ट हो गया सिंगल इंटीग्रेशन, 3x स्क्वायर माइनस 8x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब, 2x रखा, 2x को अंदर इंटू कर दो, फिर पूरे को इंटीग्रेट करो, 0 to 1 लिमिट लगाओ, 1 वाला क्वांटिटी रहेगा। आफ्टर सॉल्विंग यू कैन गेट वैल्यू व्हाट, क्या वैल्यू आ रहा है इस पे, C1 पे वैल्यू आ रहा है और दिस इनटू x स्क्वायर। ओके, बिल्कुल राइट है, कोई भी निकाल सकते हो फटाफट वैल्यू, सिमिलरली C2 पे भी निकालते हैं। वैल्यू 1 आया, नोट डाउन। ओके, -1 आया, -1 आया ना, यस सर। -1। देखो यहाँ पर अभी इंटीग्रेशन को, क्योंकि अभी क्लास ले रहा हूँ, अभी देखो 1.5 घंटा हो गया लगभग, है ना, ज्यादा हो गया, सो टाइम है ना, ये तो इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन है, ये तो इंटीग्रेशन करना है, वैल्यू रखना है, फट से निकाल दिया -1। ओके, नाउ C2 पे करना है, अभी C2 पे इक्वेशन बदला हुआ है, देखो C2 के लिए इक्वेशन y इक्वल टू रूट x, y इक्वल टू रूट x, और यू कैन राइट y इक्वल टू रूट x मीन्स x इक्वल टू वाई स्क्वायर, उल्टा हो जाएगा। यहां पर क्या करना है, इंप्लाइज डिफरेंशिएट करें, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y dy, क्लियर। अब यहां पर क्या हो रहा है, x की वैल्यू y स्क्वायर है, तो y में कन्वर्ट कर दो इसको, y में कन्वर्ट कर दो, y का लिमिट क्या होगा, यहां पर देखना है, y का लिमिट 0 to 1, क्योंकि इस कर्व के अलावा, बट 0 to 1 नहीं, बिकॉज इसका डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन इधर है, C2 का डायरेक्शन लेना है, यहां से इधर आना है, सो लिमिट क्या होगा y का, 1 to 0, 1 to 0 लिमिट आना है। सो हियर यहां किस में कन्वर्ट हो रहा है, y में कन्वर्ट हो रहा है, x की जगह y स्क्वायर लिखना है, dx की जगह ये लिखना है। सो ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज होकर क्या बनेगा, C2, ये C2 आएगा, इंटीग्रल 1 to 0 लिमिट रहेगा, 1 to 0 लिमिट, एंड देन x इक्वल टू वाई स्क्वायर, सो 3x इक्वल टू वाई स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर मीन्स y पावर 4 माइनस 3 8y स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट वैल्यू। dx की जगह पर लिखना है 2y dy प्लस 4y माइनस 6xy, x के प्लस y स्क्वायर, 6x क्यूब, नो 6y क्यूब, 6y क्यूब एंड dy एंड dy। ओके, ये dy को बाहर लिख देना है इस टाइप से, कुछ नहीं किया, क्या किया, x की वैल्यू y स्क्वायर उसे रख दिया, जहां जहां x है वहां वहां y स्क्वायर, और जहां पर dx है वहां पर 2y dy, dy को बाहर कर दिया। अब ये सिंगल इंटीग्रेशन है, नाउ इट कैन बी सॉल्व्ड, ये भी वही उसी टाइप का इंटीग्रल है, बस कैलकुलेशन भर करना है, इसको इंटू कर दो, फटाफट इंटीग्रेट करो, वैल्यू रखो, सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो क्या होगा वैल्यू इसका, इसका वैल्यू आया है, नोट डाउन इट आल्सो, 5/2, 5/2, 5/2 कैलकुलेट करना है इसको, ये सिंपल इंटीग्रेशन है, 1 to 0 करेंगे तो 5/2 आएगा। ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस कर दो। ओके, फाइनली सो दोनों वैल्यू निकालने के बाद अब क्या करना है, अब इसमें क्या दिख रहा है, लाइन इंटीग्रल कैलकुलेशन बहुत टाइम लगता है, सो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए ग्रीन्स थ्योरम यूज करने से डबल इंटीग्रेशन निकाल दो, जैसे वो पहले हो चुका, 1 मिनट में हो गया था वो। Thus we get
यहाँ पर फाइनली यहाँ पर यूज कर लेना है इसको, इस इक्वेशन का एक -1 आया था और एक 5/2 आया था, सो दिस इज इक्वल टू 3/2। देखो सेम वैल्यू पहले भी वही आया था डबल इंटीग्रल की वैल्यू, thus we get left hand side equals to right hand side, hence proved, hence verified। क्या वेरीफाई कर रहे थे हम लोग अभी? ग्रीन्स थ्योरम। लेफ्ट साइड था लाइन इंटीग्रल, राइट साइड था डबल इंटीग्रल। फर्स्ट डबल इंटीग्रल निकाले, फिर लेफ्ट हैंड साइड निकाले, लाइन इंटीग्रल निकाले, दोनों के वैल्यू निकाले यार, लाइन इंटीग्रल भी हम निकाले और डबल इंटीग्रल भी निकाले, दोनों के वैल्यू सेम आया तो वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई हुआ? ग्रीन्स थ्योरम। thus we get left hand side right hand side equal, hence verified। ओके, इस टाइप से ग्रीन्स थ्योरम का वेरीफाई, हर थ्योरम वो जो दो थ्योरम और है ना उसमें भी वेरिफिकेशन करना है, स्टेटमेंट लिख लेना है और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड निकाल के दिखाना है कि वेरीफाइड है। सो हियर वी व्हाट वी सी दैट लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालने में बहुत समय लगने वाला है। सो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालने की जगह पे क्या निकाल देते हैं हम, अगर 2D में रहता है तो डबल इंटीग्रल की वैल्यू निकाल देते हैं उस डायग्राम से, तो फट से निकल आता है वैल्यू। सो दिस इज द यूज ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। ओके, अब एक अभी टाइम क्या हुआ? हाँ, टाइम ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि 2 घंटा तुम लोग पढ़ना मुश्किल है तुम लोगों के लिए, ये पक्का है। 1.5 घंटा क्या होता है? ओके, ये ऑनलाइन क्लास के चक्कर में क्या है ना, अब पर वीक 2 क्लास रख दिए, 2-2 घंटा कर दिए टाइम, बट एक एक क्वेश्चन ऐसा लंबी रहता है ना, अभी जल्दी कोर्स कंप्लीट कराना भी मुश्किल हो जा रहा है। ओके, सो सेकंड पार्ट जो है ना इस क्वेश्चन का, डायग्राम बहुत इजी है, जस्ट डू फ्रॉम योर सेल्फ, ये बहुत सिंपल है। ओके, सो 1 मिनट मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ऐसा ये वाला डायग्राम है, देखो ये वाला डायग्राम है, वो दिख भी रहा है, 3 लाइन है, ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, और ये y इक्वल टू 0 है, और ये x इक्वल टू 0 है। ओके, o a b ये ले लेना है। अब डबल इंटीग्रल, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालना है, डबल इंटीग्रल निकालना है, तो वर्टिकल स्ट्रिप ले लेना है और लिमिट रख के सॉल्व कर देना है, एकदम सिंपल है। इसमें भी क्या होगा, 0 to 1 लिमिट आएगा, और यहाँ से भी 0 to 1 - x ये लिमिट आएगा, और भी उन दोनों क्वांटिटी का निकाल के ds dy निकाल देना, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड के लिए 3 लाइन आता है, एक लाइन ये बनेगा, एक लाइन ये बनेगा, एक लाइन ये बनेगा, 3 लाइन सब्जेक्ट इस टाइप का, इस टाइप का, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू 0 ले लेना है, dy इक्वल टू 0 ले लेना है, 0 ले लेना है, मतलब y की जगह 0 कर देना है, तो सब 0 हो जाए, जहां पर वो इजी हो, एक पार्ट खत्म हो जाता है, y की जगह 0 कर देना है, और x बचेगा, x की लिमिट क्या होगा, 0 to 1 हो गया। इसके लिए क्या करना है, यहां से इसका यूज करना है, y की जगह 1 - x लिख देना है, अगर x में कन्वर्ट कर रहे हैं, और x y में कन्वर्ट कर रहे हैं तो x की जगह 1 - y लिख देना है, और लिमिट क्या होगा, 1 to यहां पर 0, y अगर y में किया तो 0 to 1, अगर x में किया तो 1 to 0, और इसके लिए क्या होगा, x इक्वल टू 0, सो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो ये x dx 0 रख देना है, एक पार्ट खत्म। फिर जो y बचेगा, y का लिमिट क्या होगा, 1 to 0, मतलब इंटीग्रल जो होगा c क्लोज कर्व, ये हो जाएगा c1 + c2 + c3, तीनों की वैल्यू निकालना है, इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में, तीनों लाइन में निकाल के तीनों को प्लस कर देना है, तो जो वैल्यू आएगा वो, और ये जो वैल्यू आया था, ये दोनों क्या होगा, इक्वल आएगा। सिंपल है ये, इसमें कन्वर्ट करना एकदम सिंपल, एक पार्ट खत्म 0 के कारण, लिमिट भी 0 to 1 1 to 0 0 to 1 1 to 0, ये डायरेक्शन फॉलो करना है, तीनों को सम करना है, ये आ गया वो आ गया, दोनों इक्वल, वेरीफाइड, ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, सो क्लियर हुआ ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है? हेलो, यस सर। ओके, चलो, क्या होगी, सही बात है, 2 घंटे में थक जाते हैं लोग, है ना, तो 1.5 घंटा तो पढ़ना है एटलीस्ट, या याद रखना, कॉपी पेन लेकर बैठना है। ओके, अभी मीटिंग लीव कर रहा हूँ, है ना, ओके।
ओके